हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MS थेरिया पे। तो बेटा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसके अंदर बेटा हम एक डिस्कवरी कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है बेटा। अगर आपने वो अच्छे से पढ़ी है, आपको समझ आ गई है, तो ये समझो आगे का टॉपिक भी आपको आ गया है। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। उसी के साथ हम न्यूट्रॉन को भी देख लेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन थोड़ा सा लेट डिस्कवर हुआ था, उससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को जब हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे, ई गोल्डस्टीन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ महसूस किया। क्या महसूस किया बेटा, उन्होंने महसूस किया अभी तक जो एटम है आपने उसके अंदर किसकी डिस्कवरी कर ली है, एटम के अंदर हमें यह पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हम पता कर चुके हैं। जैसे ही पता चला भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। मैंने क्या कहा है, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए था। क्यों, अब तक केवल नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होना था। तो फिर क्या किया गया, जब एटम को देखा तो एटम न्यूट्रल था। एटम कैसा मिला बेटा, न्यूट्रल मिला। जब आपको एटम न्यूट्रल मिला तो ई गोल्डस्टीन ने क्या कहा, अगर एटम न्यूट्रल है तो ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है, इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल प्रेजेंट है तो ये न्यूट्रल कैसे हो सकता है। हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, इसका मतलब इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, तो ये न्यूट्रल कैसे है। तब ई गोल्डस्टीन ने सोचा अगर इसके अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं तो उनको न्यूट्रल करने के लिए कौन है, पॉजिटिव पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। वो पॉजिटिव पार्टिकल इन नेगेटिव पार्टिकल को न्यूट्रल कर रहे हैं और तभी हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो हमारा एटम न्यूट्रल क्यों है, गोल्डस्टीन ने कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए, इलेक्ट्रॉन के कारण तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना था, लेकिन वो देखा गया न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या निकाला, कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी एटम के अंदर हैं जो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे और आपका एटम कैसा हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल। तो ई गोल्डस्टीन ने कहा कि क्या है, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन it was suggested by the Goldstein that there are some other particles which have positive charge which balance the negative charge and atoms become neutral, जिसके कारण आपका एटम कैसा हो जाता है बेटा, न्यूट्रल। तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ, गोल्डस्टीन ने सोचा ना तभी तो हुआ। तो ये आपके पास एटम कैसा है, न्यूट्रल। किसके कारण हुआ, अभी तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, तब गोल्डस्टीन ने सोचा या तो ये नेगेटिव चार्ज होना था इस पे एटम पे, लेकिन ये न्यूट्रल मिला। अगर ये न्यूट्रल है तब गोल्डस्टीन ने कह दिया यहां पे जरूरी से भी जरूरी, कंपलसरी अभी कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं जो इस नेगेटिव को न्यूट्रल कर रहे हैं और आपका एटम फाइनली कैसा हो रहा है बेटा, न्यूट्रल है। अब देखिएगा तो ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसी सेटअप को रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया बेटा, उसी सेटअप को रिवाइज कर दिया। कौन सा सेटअप था बेटा, कुछ इस टाइप का सेटअप हमने लगाया था। ये आपके पास एक इस टाइप के ट्यूब ली थी हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करते समय, जिसको डिस्चार्ज ट्यूब भी नाम दिया था। हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे एक एक कैथोड लगा दिया और इधर भी क्या लगा दिया, एक एनोड। इसको मैंने नाम दिया था कैथोड और उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, एनोड। यही नाम दिया था ना, ये आपके पास था। उसके बाद क्या किया था बेटा, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया था। वैक्यूम पंप का क्या काम था बेटा, वैक्यूम पंप का काम होता है एयर प्रेशर को कम करना। किसके अंदर, इस ट्यूब में कोई एयर होगी तो उसको बाहर निकाल देंगे ताकि प्रेशर कम हो जाए, एयर की अमाउंट कम हो जाए। इस बार हमने एक छोटा सा चेंज किया था बेटा, जो ये कैथोड लिया था, ये परफोरेटेड कैथोड लिया था। कैसा लिया था बेटा, परफोरेटेड कैथोड। क्या मतलब होता परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब है इसके अंदर छिद्र है बेटा, क्या है, पोर्स है इसके अंदर, इस टाइप से पोर्स है कैथोड के अंदर। और क्या किया गया बेटा, एक और चीज चेंज कर दिया गया,
इसके पीछे यानी कि ये जो आपका कैथोड है इसके पीछे ये एक ZNS स्क्रीन लगा दी। कौन सी स्क्रीन लगा दी बेटा? ZNS की स्क्रीन। क्या काम था बेटा ZNS स्क्रीन का? ZNS स्क्रीन का काम था इससे कोई भी रे टकराती है तो ये ग्लो करती है। तो इस बार देखिएगा ध्यान से, हमने ZNS स्क्रीन कैथोड के पीछे लगाई है और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तब किसके पीछे लगाई थी बेटा? एनोड के पीछे। तो फिर क्या किया गया? इस कैथोड को और इस एनोड को दोनों को किसके साथ जोड़ा गया बेटा? हाई वोल्टेज बैटरी से। हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज ये किया गया बेटा। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही अब फिर से सेटअप को स्टार्ट किया गया, जब सेटअप को स्टार्ट किया गया तो क्या हो रहा था बेटा? इस कैथोड के पीछे यहां पे ग्लोइंग हो रही थी। क्या हो रही थी? कैथोड के पीछे तो क्या ऑब्जर्व किया गया? देयर इज द ग्लोइंग बिहाइंड द कैथोड। ग्लोइंग बिहाइंड कैथोड, इसका मतलब क्या है बेटा? कैथोड के पीछे ग्लोइंग हो रही है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब गोल्डस्टीन ने लगाया कुछ आइडिया। क्या लगाया? उसने कहा कि रियल में कुछ ऐसी रेज हैं जो किसकी तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है? विच आर कमिंग फ्रॉम द एनोड साइड। ये एनोड साइड से भी कुछ रेज है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी? कैथोड से जा रही है, लेकिन इस बार इसने क्या कहा? कुछ रेज ऐसी भी हैं जो कहां से आ रही है? एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रही है। और जैसे ही आई, इस कैथोड परफोरेटेड कैथोड में से निकल के इस ZNS स्क्रीन से स्ट्राइक हुई और यहां पे क्या करने लगी बेटा? ग्लोइंग। ये भी यहां से आई, टकराई, ग्लोइंग होने लगी। तो इस तरीके से क्या है? एनोड के पीछे, कैथोड के पीछे भी ग्लोइंग होने लग गई। इट मीन्स देयर आर ऑल्सो सम रेज which are coming from the anode side going towards the cathode, passing from the perforated cathode, strike with the ZNS screen and glow। वे रेज क्या थी? ZNS स्क्रीन से टकराई और ग्लो होने लग गई। इसका मतलब उसने कहा ये रेज एनोड की तरफ से आ रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। दीज, इन रेज को नाम दे दिया गया बेटा एनोड रेज। इन रेज को क्या नाम दे दिया गया? एनोड रेज। और एक और नाम भी दिया गया बेटा इसको, कैनाल रेज। क्या नाम दे दिया गया इनको? कैनाल रेज भी नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया इनको? कैनाल रेज, या फिर इनको क्या नाम दे दिया गया बेटा? एनोड रेज। तो इस तरीके से गोल्डस्टीन ने यह महसूस किया कुछ रेज तो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, तो कुछ रेज एनोड से किसकी तरफ भी आ रही है? कैथोड की तरफ भी आ रही है। और उन रेज को क्या नाम दे दिया गया बेटा? एनोड रेज। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सोचा गया ये एनोड से कैथोड की तरफ क्यों आ रही है? कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है बेटा? पॉजिटिव। तो ये आइडिया लगाया गया जो आपकी कैनाल रेज या एनोड रेज है इनके ऊपर स्लाइटली कौन सा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ये कैथोड की तरफ आ रही है तो इनके ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन अच्छे से साबित कैसे किया गया, कैसे देखा गया? तो उसने क्या किया? इन एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा या फिर इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को पढ़ा। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ना, तो इसके रिजल्ट्स को पढ़ा। तो इसने क्या है? रिजल्ट्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट लिख लो या प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज पढ़ लो, दोनों एक ही बात है। इसमें दो तीन बातें बेटा ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला तो क्वेश्चन, क्या ये एनोड से निकल रही है? जैसे कैथोड रेज कैथोड से नहीं निकल रही थी, तो क्या ये एनोड से निकल रही है? नहीं बेटा, ये कहां से नहीं निकल रही है? एनोड से नहीं निकल रही है। तो ये कहां पे बन रही है? ये पूछा गया। बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, इन दोनों के बीच में बन रही है बेटा ये एनोड रेज। बताऊंगा कैसे। इन दोनों इलेक्ट्रोड जिनको नाम देते हैं, एक को कैथोड एक को एनोड, इन दोनों के बीच में बन रही है ये एनोड रेज। इन दोनों के बीच में, मिडल में। कैसे बनी वो भी देखेंगे। तो इसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं? सबसे पहला रिजल्ट तो आप देखिएगा, जो ये एनोड रेज है ये कैसे ओरिजिनेट हुई है। क्या कह रहा है बेटा? एनोड रेज में बता रहा हूं। मान लेते हैं इसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस ली है। कौन सी गैस ली है बेटा? इस ट्यूब के अंदर आपने, थोड़ा प्रेशर होता ना, हाइड्रोजन गैस ली है।
हाइड्रोजन गैस ली तो इस साइड से कौन सी रेज जा रही थी बेटा, हम देख रहे थे कौन सी रेज जा रही थी, कैथोड रेज जा रही थी या नहीं जा रही थी। और वह कैथोड रेज या हाई वोल्टेज आपने अप्लाई किया था तो वो इससे टकराई और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे या नहीं छोड़े थे। लास्ट टाइम जब कैथोड रेज की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था तो वहां पे बताया था, यही हो रहा था या नहीं हो रहा था। ये हाई वोल्टेज जब इन गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक होने के बाद वो आयोनाइज हो जाता है, बताया था। ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव। ये बोलो बेटा, बताया था या नहीं बताया था। जब हाई वोल्टेज क्या होती है, इन गैस के पार्टिकल से टकराती है, ये हाई वोल्टेज आपके पास है, इन गैस के पार्टिकल से टकराई, कौन सी गैस ली, हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन ने कौन सी रेज बनाई थी, कैथोड रेज, ये पीछे कर चुके। ये जो आपका पॉजिटिव स्पीसीज बच गई इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, जो भी आपका ये पॉजिटिव पार्ट रह गया है, ये पॉजिटिव पार्ट एनोड रेज बनाता है बेटा। क्या बनाता है, ये पॉजिटिव पार्ट एनोड रेज बनाता है। और ये पॉजिटिव पार्ट क्या बनाता है बेटा, एनोड रेज। तो ये कहां से ओरिजिनेट हुई, बिटवीन द कैथोड एंड एनोड व्हेन हाई वोल्टेज स्ट्राइक विद द गैस पार्टिकल दे आयोनाइज रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। और क्या बनाता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। दीज पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज फॉर्म द एनोड रेज। और ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज क्या बनाती है बेटा, एनोड रेज बनाती है। क्या बनाती है, एनोड रेज बनाती है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात पूरी सुनिएगा। अब ये बताओ, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये अकेला H पॉजिटिव बच गया। और आपको पता है, आपने +1 में सॉरी इससे पहले पढ़ चुका 9th में, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन। यही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ये जो आपका H पॉजिटिव बना है, ये बताओ बेटा, इसके पास केवल और केवल एक प्रोटॉन है, केवल और केवल एक प्रोटॉन है। इसलिए H पॉजिटिव को एक और नाम भी देते हैं बेटा, क्या नाम दिया जाता है, प्रोटॉन। और वो भी कितने प्रोटॉन है, एक, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, रिलीज करने के बाद, हाइड्रोजन के पास केवल और केवल क्या बचा हुआ बेटा, एक प्रोटॉन बचा हुआ है। और उसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, वो प्रोटॉन जुड़ के रेज बनाते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, एनोड रेज। और एनोड रेज अभी साबित नहीं हुआ ये प्रोटॉन से मिलके बना हुआ, बस इतना पता चला है, व्हेन हाई वोल्टेज स्ट्राइक विद द गैसेज रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द पॉजिटिव पार्टिकल्स दैट फॉर्म एनोड रेज। अब एक बात और सुनिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। इस बार आपने हाइड्रोजन ली, हाई वोल्टेज आपने अप्लाई की है, मान लेते हैं मैंने इसमें हीलियम गैस ली, हाइड्रोजन नहीं ली, उसकी जगह पे कौन सी ली, हीलियम। एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूं बेटा मैं। इस बार हमने कौन सी गैस ली बेटा, हीलियम। हीलियम जब लोगे तो क्या होगा, एक बार आप देखते जाइएगा, जब आप हीलियम गैस लोगे तो क्या होगा, तो देखते जाइएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये भी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा बेटा, 2 को। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस में 2 है। अब ये बताओ, ये बन गया He2 पॉजिटिव, बनाया नहीं बना, He2 पॉजिटिव, और ऊपर वाले में बना था H पॉजिटिव। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, यहां पे एनोड रेज कौन बनाएगा, अगर हीलियम गैस लेंगे तो He2 पॉजिटिव बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे तो H पॉजिटिव एनोड रेज बनाएगा। हाइड्रोजन गैस लेंगे तो H पॉजिटिव एनोड रेज बनाएगा, और हीलियम गैस लेंगे तो हीलियम 2 पॉजिटिव एनोड रेज। ऐसे ही अगर एक बात बताओ बेटा, अगर मैं गैस को चेंज करता जाऊंगा तो जो ये पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट है ये किस पे डिपेंडेंट हो गई, तो मैं ये कह सकता हूं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन गैस। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, डिपेंड ऑन गैस। जो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितना आएगा, ये आपने जो गैस ली है उस पर डिपेंडेंट है। देखो, जब मैंने तुम्हें कैथोड रेज बताया था, मैंने बताया था कैथोड रेज किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही तो गैस पे, ना ही जो ये आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं ये कौन से मटेरियल के बनाए हैं इस पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो निकले थे, इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज बचता है ये तो सबका अलग अलग बचेगा। इसके ऊपर एक पॉजिटिव रह गया, इसके ऊपर 2 रह गया, तो मैं ये नहीं कह सकता बेटा जो ये पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट है इट
डिपेंड ऑन द गैस विच इनसाइड द ट्यूब। आप गैस को चेंज कर दोगे ना बेटा, तो आपका ये बताओ एनोड रेज के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट आएगी, क्योंकि हीलियम वाले में एनोड रेज हीलियम 2 पॉजिटिव बनाएगा, हाइड्रोजन वाले में एनोड रेज हाइड्रोजन पॉजिटिव बनाएगा, H पॉजिटिव बनाएगा। तो इसके अंदर ऐसे पार्टिकल होंगे जिनके ऊपर एक पॉजिटिव होगा, इसके अंदर ऐसे पार्टिकल होंगे जिनके ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव होगा। तो बेटा ये बताओ जो ये पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट आई है एनोड रेज के ऊपर, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, जो आप इसके अंदर गैस लोगे, डिपेंड होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही समझाना चाह रहा था, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एनोड रे पार्टिकल, जो ये एनोड रेज के पार्टिकल है, डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में मैंने बताया था डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई भी छोड़े सब सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो ये पॉजिटिव वाले बचते हैं, ये पॉजिटिव वाले एनोड रेज बनाएंगे। मैंने हाइड्रोजन लिया तो एनोड रेज H पॉजिटिव की बनेगी, हीलियम लूंगा तो एनोड रेज किसकी बनेगी बेटा, He2 पॉजिटिव की। इसलिए कह रहा है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। जो ट्यूब में गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास वो भी देखते हैं। दूसरा ये क्या कह रहा है बेटा, हटा दूं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा क्या है। पहली प्रॉपर्टी तो हो गई, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिपेंड ऑन गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, जब मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करवाया था उस टाइम पे एक रेशो निकाली थी, E/m रेशो, बताया था या नहीं बताया था, जिसको हम बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशो। बताया था या नहीं बताया था बेटा, चार्ज बाय मास रेशो, यस और नो करवाया था। तो क्या कह रहा बेटा, चार्ज बाय मास, चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अब हमें किसका पढ़ना है, एनोड रेज का। एनोड रेज का देखिए, एनोड रेज का चार्ज ऑन एनोड रेज, एनोड रे पार्टिकल लिख लो। यहां पे भी क्या आएगा, मास ऑफ एनोड रे पार्टिकल। एक बात बताओ बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली, ये जो चार्ज है ये किस पे डिपेंड करता है, गैस जो प्रेजेंट थी। गैस चेंज करोगे चार्ज चेंज हो जाएगा। तो ये बताओ बेटा, E/m रेशो, चार्ज बाय मास रेशो हमेशा सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी? बस मुझे इतना बता दो बेटा, चार्ज बाय मास जो रेशो है वो सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी? अरे बेटा एक बात बताओ, पहली प्रॉपर्टी बताई है जो अमाउंट है चार्ज की वो गैस पे डिपेंडेंट है। अगर चार्ज चेंज होगा तो मास भी चेंज होगा, मास ये दोनों चेंज हो गए तो E/m कैसे सेम आ सकती है? यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो चार्ज बाय मास रेशो है इलेक्ट्रॉन के केस में सेम थी बेटा। क्यों? इलेक्ट्रॉन कोई भी छोड़े सबका सेम होता है। लेकिन अब आप प्रोटॉन की डिस्कवरी कर रहे हो, प्रोटॉन कौन है बेटा, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। ये मैंने तुम्हें फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया है, जो आप गैस लोगे उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद जो पॉजिटिव स्पीशीज बनाई है उसी को तो हम एनोड रेज बोलते हैं। और एनोड रे के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा, प्रोटॉन। यही बताना चाह रहा हूं मैं। तो अब आप एक बात बताइएगा, अलग अलग गैस लेते चार्ज चेंज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन लिया था तब तो एनोड रेज बनी थी H पॉजिटिव की, हीलियम लिया था तो आपकी एनोड रेज किससे बनी हुई थी बेटा, He2 पॉजिटिव। देखो अमाउंट चेंज होगी या नहीं होगी, यानी कि चार्ज चेंज हो गया, चार्ज चेंज हो जाएगा तो चार्ज बाय मास रेशो भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज होगी या नहीं होगी? तो यही कह रहा है E/m रेशो फॉर द एनोड रेज डिपेंड ऑन द गैस। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ये भी गैस पे डिपेंड करती है। क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड करता है, गैस पे। जब चार्ज चेंज हो सकता है तो चार्ज बाय मास रेशो भी चेंज होगी बेटा। क्यों? क्योंकि एनोड रेज कब बनती हैं, जब ये गैस इसके अंदर प्रेजेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, छोड़ने के बाद जो ये पॉजिटिव चार्ज बचता है इन आयंस के ऊपर, यही आयंस क्या बनाते हैं, एनोड रेज। आपने हाइड्रोजन लिया तो एनोड रेज H पॉजिटिव की बनेगी, H हीलियम लोगे तो एनोड रेज किसकी बनेगी बेटा, He2 पॉजिटिव। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? तो चार्ज बाय मास रेशो डिपेंड ऑन द गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। तो ये उतारो बेटा, फिर थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी और बताता हूं कौन सी है। एक बात अब आगे क्या कह रहा है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा क्या है। अब आपके बात एक ही बात है, इन्हीं दोनों से ही जुड़ी हुई है।
ये बताओ, मैंने हाइड्रोजन लिया तो H पॉजिटिव से एनोड रेज बन रही थी, हीलियम लिया तो He2 पॉजिटिव से, यही था ना। एक बात बताओ मुझे, अब इसके ऊपर चार्ज इसका क्या हो गया, 2 टाइम्स, क्या हो गया, 2 टाइम्स, हो गया या नहीं हो गया। गैस चेंज करने पर चार्ज डबल हो गया, यानी कि इसका डबल मल्टीपल हो गया। तो यही कह रहा है सम टाइम चार्ज इज मल्टीपल ऑफ अदर गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। जब गैस चेंज की तो उसके चेंज करने पर चार्ज भी मल्टीपल हो गया। देखो, इसके ऊपर हाइड्रोजन ली थी तो 1 चार्ज था, हीलियम लेते ही कितना चार्ज हो गया बेटा, 2, यानी कि मल्टीपल हो गया। कितने से, 2 का मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ये कितना हो गया, डबल हो गया बेटा। कितना हो गया, डबल। तो यही कह रहा है जो चार्ज है ना वो मल्टीपल हो जाता है अगर गैस चेंज करोगे तो। जैसे हीलियम चेंज किया तो डबल हो गया, मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हो गया, हो जाएगा बेटा। और एक फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी सुनिएगा, क्या कह रहा है, फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी हटा दो बेटा इन सबको। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी सुनते जाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पते की है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्या कह रहा है, जो ये एनोड रेज है, ये एनोड रेज आई, इनके रास्ते में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। कौन सा फील्ड लगाया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो बेटा ये नेगेटिव की तरफ बेंड हो गई। किसकी तरफ बेंड हो गई, नेगेटिव की तरफ। तो यहां से एक आइडिया लगाया गया। क्या आइडिया लगाया गया, ये एनोड की तरफ मुड़ रही है, इट मींस एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अरे ये नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कहा गया व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड देन दीज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, इट मींस दीज आर फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव पार्टिकल। इसका मतलब ये किससे मिलकर बने हुए हैं बेटा, पॉजिटिव पार्टिकल से। दैट पॉजिटिव पार्टिकल आर नोन एज प्रोटॉन। उन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया बेटा, प्रोटॉन नाम दिया गया। फिर क्या है, इन्हीं एनोड रेज के ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिए। क्या मतलब होता है बेटा नॉर्थ और साउथ पोल लगाने का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि नॉर्थ पोल पे नेगेटिव चार्ज होता है। इससे भी ये साबित हो गया एनोड रे किसकी बनी हुई है, पॉजिटिव चार्ज की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है बेटा, उन्हीं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बाद में क्या नाम दे दिया गया, प्रोटॉन नाम। तो आपने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में देखा था, वे कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही थी और ये एनोड रेज नेगेटिव की तरफ। ये थी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। फिर क्या देखा गया बेटा, आगे चलकर प्रोटॉन का मास देखा गया। बोलो बेटा ये समझ आया ही नहीं आया, सब कुछ एक एक बात बिल्कुल समझने की है बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते जाइएगा। तो बेटा नेक्स्ट है मास ऑन द प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर जब चार्ज देखते हैं बेटा तो वो पॉजिटिव में होता है। कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे माइनस होता है, प्रोटॉन पे यहाँ पे प्लस होता है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है बेटा, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। हो गया बेटा, इतना होता है इसके ऊपर मास। ये था बेटा आपके पास। लेकिन अब एक बात बताओ बेटा, प्रोटॉन का मास कैसे पता किया गया, प्रोटॉन का चार्ज कैसे पता किया गया। ध्यान से सुनिए मेरी बात। जो हमने ये ट्यूब ली थी ना बेटा, इस ट्यूब के अंदर हमने कौन सी गैस ले ली, हाइड्रोजन गैस ले ली। कौन सी ले ली, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस लोगे तो आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर हाई वोल्टेज टकराएगी। हाई वोल्टेज टकराने पर ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, यहां पे एनोड रेज किससे मिलके बनेगी, एनोड रेज किससे मिलके बनेगी, H पॉजिटिव से, और कैथोड रेज इस इलेक्ट्रॉन से। जो ये एनोड रेज बनी है ये H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव का मैंने बताया था हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद ओनली क्या बचा है, एक प्रोटॉन बचा हुआ, इसलिए H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोला जाता है। तो यहां से क्या किया गया, जब हाइड्रोजन ली गई तो हमने क्या किया, H पॉजिटिव का मास पता कर लिया। क्या पता कर लिया, वही जो हमने इलेक्ट्रॉन में किया था। कैसे, पहले E/m रेशो निकाल ली बाय टेकिंग द हाइड्रोजन गैस लेके। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही क्यों ली, क्योंकि हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन बचता है, इसलिए कोई दिक्कत ना आए
तो हाइड्रोजन गैस लेके उसकी E/m रेशो निकाल दी जैसे इलेक्ट्रॉन की निकाली थी, फिर उसका चार्ज पता कर लिया जैसे इलेक्ट्रॉन का पता किया था, और फिर उसका मास निकाल दिया। कैसे निकाला था? हमने क्या किया था बेटा, इस चार्ज को चार्ज बाई मास रेशो से डिवाइड किया था तो मास आ गया था। तो मास कैसे निकाला गया था बेटा? ये सब कुछ बाई टेकिंग द हाइड्रोजन गैस इनसाइड द ट्यूब, because after losing one electron hydrogen have H positive, that is only one proton. So अगर हम हाइड्रोजन लेके इसके बारे में जो कुछ भी निकालेंगे इसका मतलब हम एक प्रोटॉन का निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है। तो H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन लेने के बाद जो भी आप करोगे उसके बारे में जो भी जानकारी प्राप्त करोगे इसका मतलब आप प्रोटॉन के बारे में पता कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। तो ये सब कुछ पता किया गया, इतना मास होता है, सॉरी इतना चार्ज होता है और इतना क्या होता है? मास होता है। तो वे सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अब आपने क्या किया बेटा, एटम के दो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या डिस्कवर कर लिया बेटा? प्रोटॉन। इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम दिया जाता है इनको? सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया जाता है बेटा। तो ये था सब एटॉमिक पार्टिकल। बोलो कुछ पूछना हो तो। ये थे बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें 2-4 बातें ही हैं जो मैंने तुम्हें बता दी हैं। हो जाएगा बेटा। ये था आपके पास प्रोटॉन की डिस्कवरी। अब धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ बेटा, वो सुनते जाइएगा मेरे से। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद क्या किया गया, ऐसा देखा गया कि जो आपने क्या किया था, कैथोड रेज थी या नहीं थी? वे कैथोड रेज जब ZNS स्क्रीन से टकरा रही थी तो ZNS स्क्रीन से टकराते ही यहां पे क्या हो रही थी? ग्लो। बोलो बेटा, ऐसा बताया था या नहीं बताया था? जब कैथोड रेज ZNS स्क्रीन से टकरा रही थी तो वहां पे ग्लोइंग हो रही थी, ऐसा कहा था। ये ग्लोइंग क्यों हो रही थी? बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको पता किया तो उन्होंने क्या कहा, जब ये कैथोड रेज ZNS स्क्रीन से टकराई या फिर यहां पे कोई भी ऐसी हार्ड मटेरियल ले, कोई मेटल ले ले तो इससे टकराई तब भी ये ग्लो कर रही थी। कोई भी मेटल ले सकते हो, हार्ड मेटल लेनी है। जब इससे ये कैथोड रेज टकराई तो यहां पे ग्लोइंग हो रही थी। क्यों हो रही थी बेटा ग्लोइंग? क्योंकि इसमें से कुछ स्पेशल टाइप की रेज निकल रही थी, उनके कारण ग्लोइंग हो रही थी। और उन रेज को क्या नाम दिया गया था बेटा? एक्स रेज। क्या नाम दिया गया था उनको? एक्स रेज नाम दिया गया था बेटा। उनको क्या नाम दिया गया था? एक्स रेज। हो गया बेटा। तो ये क्या कह रहा है, जब ये कैथोड रेज किससे मिलकर बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। जब किसी हार्ड मेटल से टकराती हैं या किसी से भी टकराती है तो वो ग्लोइंग होती है वहां पे। क्यों होती है? इसका मतलब उसमें से कुछ रेज निकल रही है और उन रेज के कारण ग्लोइंग हो रही है। और उन रेज को कौन सी रेज नाम दे दिया गया बेटा? एक्स रेज। क्या नाम दे दिया गया? एक्स रेज। इसलिए कहा गया व्हेन द कैथोड रेज स्ट्राइक विद द hard metal then they produce the some special type of rays that are known as X-rays। उनको क्या नाम दिया गया बेटा? X-rays नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया उनको? X-rays नाम दे दिया गया। फिर ये कहा गया जो X-rays है वो न्यूट्रल है। कैसी है बेटा X-rays? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल होने के साथ सुनते जाइएगा, क्यों? क्योंकि दीज हैव नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमने इनके पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगा दी तो ना ही तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो रही है ना ही नेगेटिव की तरफ, बिल्कुल सीधी जा रही है। इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता की गई? ये बात पता की गई इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है बेटा। पेनिट्रेशन पावर वेरी हाई है। क्या मतलब होता है? ये किसी भी चीज में से सीधी पास हो जाती हैं, बहुत हाई स्पीड से पास हो जाती हैं। एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, कहीं पे हमारी हड्डियों में बैंड आ गया या कहीं पे फ्रैक्चर आ गया, हम कहते हैं एक्सरेज करवा लो। क्यों? क्योंकि एक्सरेज हमारी बॉडी में से सीधी पास हो जाती हैं। इसलिए क्या है, एक्सरेज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी स्ट्रक्चर। क्योंकि ये सीधी पास हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है और ये सीधी पास होती हैं तो हमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो क्या है, दीज हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, सो दीज आर यूज्ड इन फॉर द एक्सरेज। ये कहां पे यूज होते हैं बेटा? एक्सरेज करने के लिए यूज होती हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन
ZN स्क्रीन से टकराए या कैथोड रेज ZN स्क्रीन से टकराए या फिर कैथोड रेज किसी हार्ड मेटल से टकराएगी तो उसमें से कुछ रेज निकलेंगी, उन रेज को एक्स रेज नाम दे दिया गया, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है, उनको क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूट्रल है वे रेज। और इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है, इसलिए इनका यूज कहां पे किया जाता है, टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर। कहां पे किया जाता है बेटा, टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं बेटा। हो जाएगा। ये था बेटा आपके बारे में एक्स रेज के बारे में थोड़ा सा, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद किया गया था। हो जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। कर दो बेटा साहब। अब आगे एक नया टॉपिक है, छोटा सा है, इन्हीं के बारे में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ही रिलेटेड है, इसलिए मैं तुम्हें यहां पे बता रहा हूं। आगे बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या कह रहा है बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये कह रहा है कुछ मेटल या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप सबको पता है कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबेडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रेंसियम। ये लास्ट वाला फ्रेंसियम ये है। ये क्या होता है बेटा, ऐसे ही रखा हुआ है ये फ्रेंसियम, तो ये रखे रखे भी क्या करता है बेटा, कुछ रेज को छोड़ रहा है। क्या कर रहा है, कुछ रेज को कंटिन्यूसली छोड़ रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, देयर आर द सम एलिमेंट्स विच रिलीज रेडिएशन continuously in the environment that are known as radioactive elements and this phenomena is known as radioactivity। और उनके इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है बेटा, रेडियो एक्टिविटी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सम एलिमेंट्स रिलीज रेडिएशंस कंटिन्यूसली इन द एनवायरनमेंट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड दीज एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनकी जो केमिस्ट्री है ना बेटा, एक अलग से पढ़ते हैं हम रेडियो एक्टिव केमिस्ट्री में, अलग से होते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज भी। तो ये कंटिन्यूसली रेडिएशन छोड़ रहे हैं अपने आप भी, इसलिए हम इन्हें क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब ये जो रेज छोड़ी जा रही है कौन कौन सी है, इनको पता करने के लिए क्या किया गया बेटा, एक इस टाइप की लेड की कैविटी ली गई, लेड कैविटी। यहां पे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। क्यों ली गई, ताकि इसकी रेज इधर उधर ना जाए, ये रेज बिल्कुल सीधी पास हो। यहां पे एक फाइन स्लिट लगा दी, मतलब ये रेज यहां से निकलेंगी तो सीधी पास होंगे। और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और एक क्या लगा दिया, नेगेटिव प्लेट। और यहां पे लगा दी ZN स्क्रीन। ये क्यों लगाई बेटा, इससे ये पता चलेगा ये रेज सीधी जाएंगी तो यहां पे टकराएंगी तो ग्लोइंग यहां पे होंगी, अगर ये इधर उधर जाएंगी तो ग्लोइंग और कहीं पे होगी। तो 3 जगह ग्लोइंग मिली बेटा, कहां कहां पे, कुछ रेज कुछ ग्लोइंग यहां पे हो रही थी। इसका मतलब क्या है, कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई और यहां पे टकराई, कुछ रेज ऐसी थी जो यहां पे ग्लोइंग हो रही थी। इसका मतलब कुछ रेज ऐसी भी थी जो किसकी तरफ बेंड हो गई, नेगेटिव की तरफ, इसलिए ग्लोइंग नेगेटिव की तरफ हुई। कुछ रेज ऐसी थी जो यहां पे ग्लोइंग कर रही थी, इसका मतलब कुछ रेज ऐसी हैं जिनके ऊपर ना ही तो पॉजिटिव प्लेट का कोई इफेक्ट हुआ ना नेगेटिव प्लेट का, इसलिए वह कैसे पास होगी बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट पास होगी। तो 3 टाइप की रेज होगी, अल्फा, बीटा और गामा। को कैसे नाम दिया गया बेटा, जो रेज नेगेटिव की तरफ मुड़ गई, इसका मतलब इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इनको नाम दे दिया गया बेटा अल्फा रेज। क्या नाम दे दिया गया, अल्फा रेज। जो रेज पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई, इनका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको नाम दे दिया गया बेटा बीटा रेज। और जो कहीं पे भी नहीं मुड़ी, जिनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट नहीं है, उनको नाम दे दिया गया बेटा गामा रेज। क्या नाम दे दिया गया बेटा, गामा रेज। तो 3 रेज हो गई, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा रेज व्हेन द रेडियोएक्टिव रेज released from the radioactive elements, they are bending towards the negative plate, it means they have positive charge that are known as alpha rays.
some rays are bending towards the positive plate, it means they have negative charge called beta rays, but there are no rays which are bending towards the positive and negative plate, they are moving in straight line, it means they have no charge, that are called gamma rays। इसका मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो बेटा उनको क्या नाम दे दिया गया, गामा रेज। क्या नाम दे दिया गया बेटा, गामा रेज। अब सुनते जाइएगा, आपके पास गामा रेज, अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों के बारे में क्या जानना है। अल्फा रेज है बेटा, फिर आपके पास बीटा रेज है, और फिर क्या आपके पास गामा रेज है। इनकी एनर्जी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट एनर्जी। इनकी होती है बेटा लिस्ट एनर्जी, इनकी एनर्जी लिस्ट होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई। हो गया बेटा। अल्फा रेज को हम हीलियम पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, अल्फा रेज आर लाइक द हीलियम पार्टिकल। क्यों, क्योंकि इनका जो मास नंबर होता ना बेटा, वो तो होता 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। पता चल गया बेटा। तो हीलियम, अल्फा रेज आर सिमिलर टू हीलियम पार्टिकल्स, क्योंकि इनका मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, इसलिए ये हीलियम पार्टिकल के जैसे होते हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर भी सबसे कम होती है, पेनिट्रेशन पावर इज लो, पेनिट्रेशन पावर इज लो, मतलब इनको हम अगर किसी चीज में से पास करेंगे तो ये बहुत कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका मास ज्यादा है, और जिसका मास ज्यादा हो तो बेटा आपको पता है वो स्लो चलता है, और जिसका मास कम होगा वो बहुत तेजी से भागेगा तो किसी भी चीज के अंदर से पेनिट्रेट निकल जाएगा। इसलिए क्या है, इनकी पेनिट्रेशन पावर कम है और एनर्जी कम है। बीटा रेज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, जितना मास और चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही बीटा रेज पे होता है। इन पे कौन सा चार्ज गिनवा रखा है, नेगेटिव, बताया तो है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसे होते हैं, इसलिए अल्फा रेज से बीटा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर है वो 100 टाइम्स होती है, यानी कि इससे ये 100 टाइम्स तेजी से भागता है। और गामा रेज ये 1000 टाइम्स, इन अल्फा रेज से ये 1000 टाइम्स पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होती है। और इनका मास क्या होता है, बिल्कुल ही लो होता है। क्या होता है, इनका मास बिल्कुल ही लो होता है। ये था बेटा आपके पास, ये बिल्कुल लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए क्या ये सबसे तेजी से भागते हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर 1000 टाइम्स एज कंपेयर टू अल्फा रेज। ये था बेटा रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिविटी, कौन कौन सी रेज इनमें से निकली। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया। अब आपने वीडियो को देख लिया बेटा, हो गया। वीडियो को देखने के बाद आप 10 to 15 मिनट 20 मिनट रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद अपनी नोटबुक उठाइएगा और साथ साथ दोबारा से फास्टली वीडियो को देखते रहिएगा और क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आप साथ साथ नोट करोगे बेटा, जो मैं बता रहा हूं ना उन पे ज्यादा फोकस रखा करो, क्योंकि वे पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको नोट डाउन कीजिएगा। अगर आप अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूं, एक कहानी, एक स्टोरी की तरह याद रखो बेटा, आप सोचोगे सर ये इंग्लिश में कैसे लिखे, अरे कुछ भी नहीं होता बेटा, ये आप 1-2 यूनिट में आदत डालोगे ना सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप नोट डाउन कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद दोबारा से देखो, फास्टली नोट डाउन करो। ये समझो आपका क्या है, 80% पार्ट साथ साथ तैयार हो गया बेटा। आप बस मेरा इतना काम करो, आपको साथ साथ सब कुछ तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से क्या है, जो नॉलेज है उसको गेन करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।